Hello and good morning everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. So आज है 13th of September 2024. हमारी पहली खबर इन्फ्लेशन से रिलेटेड है. इन्फ्लेशन अंडर 4% बट वेजिटेबल प्राइसेस अप अगेन. बेसिकली इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा आया है जिसने बताया कि जो इन्फ्लेशन है वो अंडर 4% है. हम सब जानते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने इन्फ्लेशन को टारगेट करके रखा है कि हमें इंडिया में इन्फ्लेशन प्लस माइनस 4% रखना है. मतलब कि 4% से 2% कम भी जा सकता है, 2% 4% से 2% ज्यादा भी जा सकता है, मतलब कि 6%. इस ब्रैकेट के अंतर्गत अगर इंडिया का इन्फ्लेशन है मतलब कि सब कुछ अच्छा चल रहा है. सो जो इन्फ्लेशन सामने है वो इस ब्रैकेट के अंतर्गत ही है. लेकिन कुछ चैलेंजेस देखने को मिले, जैसे कि पहला चीज कि वेजिटेबल प्राइसेस कहीं ना कहीं अप रहे हैं और जो रूरल इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है वो एज कंपेयर टू अर्बन इंडिया वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है. हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन का हर मंथ का डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस मंथ में क्या रेट रहा इन्फ्लेशन का. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को समझना कि इन्फ्लेशन क्या होता है, हम क्यों उसे यूज करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. सो इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. इन्फ्लेशन as defined by the International Monetary Fund, the increase in prices over a given period. मतलब कि एक टाइम पीरियड के अंतर्गत जो गुड्स हैं उनकी प्राइसेस में अगर इंक्रीज देखने को मिला है तो वो किस रेट से इंक्रीज हुई है उसे बोला जाता है इन्फ्लेशन. यूजुअली हम इसे पिछले साल से और भी मतलब किसी बेस ईयर से या फिर पिछले मंथ से ऐसे इन्फ्लेशन को कंपेयर करके देखते हैं ताकि हमें इकोनॉमी की एक्चुअल पोजीशन पता चले. ये हमें दिखाता है कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब हम अगर रह रहे हैं तो हमें उस लिविंग के लिए जो इंक्रीज दिख रहा है कॉस्ट का, मतलब कि हम अगर इंसान अगर जीवित है, रह रहा है, तो उसे फूड, शेल्टर, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी और वो उन सब चीजों को खरीदने के लिए कुछ पैसा खर्च करेगा. अगर मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा उन चीजों को परचेस करने के लिए. सो कहीं ना कहीं उसकी लिविंग की जो कॉस्ट है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी. सो दिस वाज अबाउट इन्फ्लेशन. बेसिकली इन्फ्लेशन दो टाइप का होता है, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई. सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स. सीपीआई के अंतर्गत जो डायरेक्ट हम कौन है, हम डायरेक्ट कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर के एंड से इन्फ्लेशन को देखा जाता है. इसके लिए बेस ईयर सेट करके रखा गया 2011, उसके अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेशन को देखते हैं. देन डब्ल्यूपीआई में होलसेल लेवल पर इंडेक्स को देखा जाता है. देयर इज अ टेक्निकल इशू, वेट फॉर अ सेकेंड. So sorted. We were discussing the inflation, that is CPI and WPI. CPI के अंतर्गत हमने देखा बेस ईयर हमने 2011 सेट किया और इसके अंतर्गत हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को इन्फ्लेशन के उससे चेक करते हैं. WPI में हम होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन को चेक करते हैं. गुड्स का होलसेल जो ट्रांसफर होता है ना, उस लेवल पर इन्फ्लेशन को चेक किया जाता है. इसका बेस ईयर जो है वो है 2011 एंड 12. आरबीआई अपने इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए सीपीआई का यूज करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का. वन मोर थिंग टू बी रिमेंबर्ड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स को प्लस सर्विसेज को दोनों को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है. क्यों? क्योंकि सर्विसेज होलसेल में तो नहीं मिलेंगी ना, सर्विसेज तो एज अ कंजप्शन लेवल पर ही मिलेंगी. इसलिए इस चीज को याद रखना कि सर्विसेज जो रहती है वो सीपीआई में इंक्लूडेड रहती है, डब्ल्यूपीआई में इंक्लूडेड नहीं रहती है. पहला चीज. अब बात करते हैं आरबीआई की. आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है
वो अपने पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करती है ताकि जो इन्फ्लेशन है वो एक ब्रैकेट के अंतर्गत रहे। वो ब्रैकेट डिसाइड किया गया है 2% टू 6%। बेसिकली इसे बोला जाता है ±4%। 4% से कुछ परसेंट कम मतलब 2, 4% से ज्यादा मतलब कि 6। इस ब्रैकेट के अंतर्गत आरबीआई को इन्फ्लेशन रखने का जिम्मेदारी दी गई है। उसी हिसाब से वो अपने पॉलिसी रेट्स डिसाइड करती है। आगे बात करते हैं, राइजिंग इन्फ्लेशन से हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। डिक्रीजिंग परचेसिंग पावर मतलब कि हम लोग के अंतर्गत एक पावर रहती है, मतलब कि जितना पैसा हमारे पास रहता है हम उस हिसाब से चीजों को परचेस कर सकते हैं। सो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारी परचेसिंग पावर है वो हमें कम होती हुई नजर आएगी। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली होता क्या है ना कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना मार्केट में, तो आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है, मतलब कि हमारे पास पैसा और भी आना थोड़ा सा कह सकते हैं महंगा हो जाता है। थर्ड थिंग इज अनसर्टेनिटी एंड प्लानिंग चैलेंजेस। हमें इन्फ्लेशन का पता नहीं रहता है कि कितने लंबे समय तक रहने वाला है। सो इसलिए जो हमारी चैलेंजेस है, मतलब कि जो पॉलिसी फॉर्मिंग में चैलेंजेस है, प्लानिंग बनाने में चैलेंजेस है, वो सामने नजर हुए आते हैं। अगर हमने पॉलिसी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बना दी, लेकिन अगर उस टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ गया, एकदम हाइप कर गया, तो हमारी पॉलिसी धड़ाम से गिर जाएगी। इसलिए ये भी एक टाइप का चैलेंज है। स्पेक्युलेटिव बिहेवियर एंड एसेट प्राइसेस। बेसिकली होता क्या है ना कि जब लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन है, तो वो लोग कहीं ना कहीं स्पेंड कर देते हैं एसेट्स में। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी में जब देखा जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हैं। उसके बाद जब इन्फ्लेशन अपने हाई पे रहता है, तब वो कोशिश करते हैं कि हम उस चीज को सेल आउट करें ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके। सो ये एक तरह का स्पेक्युलेटिव बिहेवियर है, मतलब कि एक सट्टे टाइप का बिहेवियर है कि जब किसी चीज के प्राइस हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हम उसमें इन्वेस्ट कर दें और भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करें। देन सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। हम सब जानते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, लेबरर्स हैं, जो डेली वेजेस अर्नर है, वो क्या करेंगे, अपने मार्जिन को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी सैलरी को, अपनी वेजेस को बढ़ाने की बात करेंगे। पॉलिटिकली बात करें तो समटाइम्स इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाइप पे चला जाता है कि गवर्नमेंट को अब बड़े स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। हमारे सामने लाइव एग्जांपल है वेनेजुएला का। कुछ टाइम पहले वेनेजुएला में इतना हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था, इतना हाइपर इन्फ्लेशन कि वहां पे एक कप ऑफ टी लेने के लिए लोगों को एक एक सूटकेस भर के पैसा लेकर जाना पड़ रहा था। सो इस तरह से इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन के बढ़ने से, राइजिंग इन्फ्लेशन के कारण हमारी सोसाइटी में, गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे ऊपर इस तरह के इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, उसे एक बार हम रिवाइज कर ले रहे हैं। पहला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो हमने समझ लिया। उसका एक सब टाइप रहता है क्रीपिंग या फिर माइल्ड इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन एक जनरल रेट से बढ़ रहा है, मतलब कि वो रेट बियरेबल है, तो उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। बहुत माइनर से इन्फ्लेशन देखने को मिलता है तो उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। देन गैलोपिंग। गैलोपिंग मतलब एक थोड़े डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आए, मतलब कि 20% राइज हो गया प्राइसेस में, 200% राइज हो गया, इस तरह के इन्फ्लेशन को गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जब इन्फ्लेशन रेट बिलियंस में बढ़ जाए, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया किसका, वेनेजुएला का। उसके बाद आते हैं कोर इन्फ्लेशन में। कोर इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन रहता है जिसमें कि हम फूड और एनर्जी को इंक्लूड नहीं करते। इन दोनों चीजों की प्राइसेस जिस बास्केट में ना इंक्लूड की जाए, उसको बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन। इसके सामने आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में ऐसे गुड्स का बास्केट का रेट मेजर किया जाता है या इन्फ्लेशन देखा जाता है जिसमें कि फूड और एनर्जी दोनों को इंक्लूड किया जाता है। देन नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन। इसे अगर तोड़ के देखोगे तो स्टैग और फ्लेशन। स्टैग मतलब स्टैग्नेंट, जिस कंट्री की इकोनॉमी भी स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, बढ़ नहीं रही है, साथ के साथ वहां पे इन्फ्लेशन है,
साथ के साथ वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि तीन चीजें हो रही है, इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन तो है ही है, साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। इस वाली सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। देन स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन मतलब इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स में तो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में इन्फ्लेशन नहीं दिख रहा है, वो वहीं के वहीं है, या फिर हो भी सकता है कि वो नीचे भी चले जाए, मतलब कि उनमें डिफ्लेशन भी देखने को मिले, बट कुछ सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्टर में इन्फ्लेशन नहीं है। सो इस सिचुएशन को बोला जाता है स्क्यूफ्लेशन। देन ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन में क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, कोई फर्म है, वो अपनी ग्रीड, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अगर रेट्स बढ़ा रही है, इन्फ्लेशन कर रही है, सो इस टाइप के इन्फ्लेशन को बोला जाता है ग्रीडफ्लेशन। मतलब कि लालच में आकर के जब कंपनीज किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाती हैं, उसे बोला जाता है ग्रीडफ्लेशन। देन नेक्स्ट इज श्रिंकफ्लेशन। सपोज एक पार्ले जी का पैकेट 10 रुपए का आता था, 10 रुपए के पार्ले जी के पैकेट में हमें मिलते थे 15 बिस्किट्स, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते कंपनी ने अपना रेट कम नहीं किया या फिर रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन उसने क्वांटिटी कम कर दी, क्वांटिटी को श्रिंक कर दिया। बेसिकली जब हमें 10 रुपए में 15 बिस्किट्स मिलते थे, अब हमें 10 रुपए में 7 बिस्किट्स मिल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी को श्रिंक कर दिया गया, सिकुड़ गई क्वांटिटी, कम हो गई। सो इसे बोला जाता है श्रिंकफ्लेशन। ये सारे टर्म्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसे ध्यान से एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, हमने पूरा डिस्कस कर लिया। देन नेक्स्ट इज alleged involvement in crime not a reason to bulldoze property। ये जो एडिटोरियल आया है ना, ये सूरत से रिलेटेड है। हम सब जानते हैं कुछ दिन पहले सूरत के एक गणेश पंडाल में कुछ लोगों के बीच में वायलेंस हुआ, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी के लोगों ने वहां पर स्टोन पेल्टिंग की, पत्थर से पंडाल पे पत्थर फेंके, जिसकी वजह से कुछ लोग इंजरी, कुछ लोगों को घायल भी होना पड़ा और कुछ लोगों को मतलब कि चैलेंजेस फेस करने पड़े। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ सा गया। सो इसी रिस्पेक्ट में फिर चीजें सामने आने लगी। जो वहां पे एक पर्सन है, उसको धमकी मिलने लगी कि भाई तुम एक तो इस तरह के वायलेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ऊपर से तुम्हारे लिए तुम मतलब कि एक तरह से क्या हो गए, एक्यूज्ड हो गए, मतलब कि तुमने एक क्राइम कंडक्ट किया है। सो उसको धमकियां मिलने लगी, ब्लैकमेल किया जाने लगा कि अब हम आपकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर देंगे बुलडोजर के थ्रू। बेसिकली बुलडोजर्स प्रॉपर्टी या फिर बुलडोजर जस्टिस बोल दो, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड में बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन कम्युनल वायलेंस, कम्युनल राइट्स या फिर किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है, उसे देखा जा रहा है कि वो पर्सन एक्यूज्ड है, तो उस पर्सन की प्रॉपर्टी को, बी इट हाउस, बी इट फर्म, बी इट बिजनेस, एनीथिंग, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जा रहा है, डिमोलिश कर दिया जा रहा है, बुलडोजर की हेल्प से तोड़ दिया जा रहा है। ये कहकर कि या तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, या तो मतलब कि ये लीगल प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग बनाया नहीं गया है, ये लैंड पर उस पर्सन का अधिकार ही नहीं है, इस तरह की चीजें सामने रख के उसकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया जा रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जजमेंट भी आया था कि हम इस तरह से बुलडोजर जस्टिस को प्रमोट नहीं कर सकते। बुलडोजर जस्टिस नेचुरल राइट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, राइट टू शेल्टर, इन सब चीजों के खिलाफ है। सो रिसेंटली उसी को लेकर के सामने हमारे एक केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से, सुप्रीम कोर्ट का यही मानना है कि इस तरह से क्रिमिनल केसेस में अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है तो भी, इवन अगर कोई कन्विक्टेड भी है, मतलब कि उसका आरोप सिद्ध हो चुका है कि हाँ भाई उसने ये क्राइम किया है, तो भी आप उसकी प्रॉपर्टी को नहीं इस तरह से डिमोलिश कर सकते हो। ये एक तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के भी खिलाफ है, साथ के साथ नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। देन नेक्स्ट इज पुटिंग द ब्रेक्स ऑन बुलडोजर जस्टिस। बेसिकली इसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल भी हमारे सामने आया है, जिसमें डिस्कस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि मैंने अभी बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बताया कि बुलडोजर जस्टिस जस्टिफाइड नहीं है, इस तरह की एक्टिविटीज इंडिया जैसी कंट्री में तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया एक
ऐसा कंट्री है जो कि गिल्टी को रिफॉर्म करने पर ध्यान देता है, वो एक प्यूनिटिव मेजर्स उठाता है, मतलब कि लोगों को रिफॉर्मेशन के चांसेस देता है, ना कि वो इस तरह से सीधा मतलब कि अटैक पर ध्यान देता है। इस तरह की कंट्री इंडिया नहीं है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप इस तरह से कंस्ट्रक्शंस को, प्रॉपर्टीज को डेमोलिश नहीं कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डेमोलिश कर सकते हो। सो जरूरत है कि हम एक पैन इंडिया गाइडलाइन बनाए जो कि इस चीज को गवर्न करे कि आखिर कौन सी चीजें कब डिमोलिश हो सकती हैं, और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए जो प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए ड्यूरिंग द डेमोलिशन प्रोसेस, इवन बिफोर डेमोलिशन एंड आफ्टर डेमोलिशन। एक पूरे फ्रेम रहने चाहिए, गाइडलाइन रहने चाहिए, रूल्स रहने चाहिए जो कि लोगों को फॉलो करनी चाहिए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। हमारा ह्यूमन राइट है भाई, राइट टू शेल्टर, नेचुरल राइट है। इवन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अंतर्गत भी, मतलब कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी राइट टू शेल्टर को दे रखा है। सो इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज को बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट सहन नहीं कर रहा है। अगर चैलेंज देखा जाए तो अभी के टाइम पे चैलेंज ये है कि जो हमारी म्युनिसिपैलिटी है उसके पास रूल्स है। 2019 का एक एक्ट है जिसके अंतर्गत म्युनिसिपैलिटी अपने ऑफिसर को, अपने पर्सन को ये राइट देती है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शंस को या फिर ऐसे कंस्ट्रक्शन जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को नहीं फॉलो कर रहे हैं उन्हें आप डेमोलिश कर देते हो। इस बेसिस पे उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। सो चाह कर भी सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाता है। क्योंकि उनको एक्ट के थ्रू एक प्रोटेक्शन मिल गई। सो इसी चीज को लेकर के बात की जा रही है कि हमें कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस को बनाना चाहिए जो कि पैन इंडिया लेवल पर काम करे, जो कि ये एग्जीक्यूटिव का जो आर्बिट्रेरी पावर है या जो अपनी मर्जी से वो लोग प्रॉपर्टीज को डेमोलिश कर रहे हैं वो कम किया जा सके। सो कुछ 3-4 सेट्स दिए गए हैं गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। पहला फेज है प्री डेमोलिशन। प्री डेमोलिशन में ये बताया गया है कि जो बर्डन है, अभी तक बर्डन किस पर रहता है? एक्यूज्ड पर, कि एक्यूज्ड को प्रूफ करना है कि ये प्रॉपर्टी मेरी अपनी है या फिर ये लीगली फॉर्म है, इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो पहला चीज हमें जो चेंज करने की जरूरत है वो ये है कि हमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट करना चाहिए एक्यूज्ड पर्सन से उठाकर ऑफिशियल्स पर। मतलब कि अब ऑफिशियल को ये प्रूफ करने की जरूरत है, जो ऑफिसर इस एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहा है, चीजों को डेमोलिश कर रहा है, उसे ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ये प्रॉपर्टी इलीगल है या ये कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है, तब जाके उसे डेमोलिश किया जा रहा है। मतलब कि पहला चीज क्या होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट करने की जरूरत है। साथ के साथ हमें एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाने की जरूरत है जिसके अंतर्गत म्युनिसिपैलिटी के भी लोग और साथ के साथ जुडिशियल लोग, दोनों का ग्रुप रहना चाहिए जो कि इस चीज को डिसाइड करना चाहिए कि जो एक्शन लेने वाली है म्युनिसिपैलिटी या फिर जो भी कोई भी ऑफिशियल ये एक्शन लेने वाले हैं वो जस्टिफाइड है या नहीं है। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाने की जरूरत है। साथ के साथ अल्टरनेटिव हाउसिंग ऑप्शंस, मतलब कि ये भी बताने की जरूरत है कि क्या आप इस तरह से एक्टिविटी कर रहे हो, डिमोलिश कर रहे हो, तो क्या सामने वाले पर्सन के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है या नहीं। उसके साथ मिनिमम टाइम पीरियड की भी बात की गई है कि कम से कम 1 महीने का टाइम पीरियड तो उस एक्यूज पर्सन के पास रहना ही चाहिए कि वो प्रूफ कर पाए, उसके पास लीगल चीजें ओपन अप हो कि वो किसी लीगल ऑफिसर के पास, अथॉरिटी के पास जा सके, डिस्कस कर सके कि जो उसकी प्रॉपर्टी है या जो भी हाउस है वो सब लीगली जस्टिफाइड चीजें है, मतलब कि वो कुछ गलत नहीं है, ताकि इस चीज को रोकने का समय मिल सके एक्यूज्ड पर्सन को। सो पहले फेज में हमने डिस्कस किया कि प्री डेमोलिशन, मतलब कि अभी प्रॉपर्टी को खराब नहीं किया गया, अभी प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ा गया, उसके पहले ही हमें कुछ एक्शंस करने हैं। पहला चीज बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करना है, दूसरा इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी है, तीसरा मिनिमम टाइम पीरियड देना है एक्यूज पर्सन को ताकि वो लीगल अथॉरिटीज के पास जाके हेल्प ले सके।
देन नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द डेमोलिशन के टाइम पे कोशिश करनी चाहिए कि जो अथॉरिटीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो फिजिकल फोर्सेस का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, पहली चीज। दूसरा चीज, इंस्टीड ऑफ यूजिंग बुलडोजर लाइक इक्विपमेंट्स, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स, उन्हें दूसरा कोई मेथड यूज करना चाहिए ताकि आसपास की सराउंडिंग को भी ध्यान में दिया जा सके। क्या होता है ना कि रूल्स रहते हैं कि आप अगर कुछ इस तरह से डेमोलिश कर रहे हो तो उससे जो सिविलियंस है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट बुलडोजर लाइक इक्विपमेंट्स वो तो बस रेज आउट कर देगा ना चीजों को, सो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देन थर्ड वन इज रिहैबिलिटेशन, मतलब कि या तो टेम्परेरी या तो परमानेंट कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। जिन लोगों के घर, जिन लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है, उनके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहने चाहिए, उनको इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने लिए अल्टरनेटिव्स का प्रबंधन, मैनेजमेंट कर पाए। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो उस घर के वल्नरेबल सेक्शंस है, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो लोग बीमार हैं, उन लोगों को इस चीज से बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है उनकी चीजों पर, इसलिए रिहैबिलिटेशन का भी क्लॉज होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। इसमें हमने पूरा डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम है और क्या गाइडलाइन के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स रहने की आवश्यकता है। देन नेक्स्ट इज हेल्थ केयर यूजिंग एआई इज बोल्ड बट मच कॉशन फर्स्ट। बेसिकली बात की जा रही है हेल्थ सेक्टर और एआई को मर्ज अप करने की। इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि आने वाले समय में, मतलब वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब हमारी हेल्थ सिस्टम में कहीं ना कहीं एआई का इन्वॉल्वमेंट हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। बट इस बढ़ते हुए इन्वॉल्वमेंट में कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सो डिस्कस करते हैं। Delivering healthcare demands a human-centric approach of empathy and cultural understanding. Basically क्या होता है ना कि जब हेल्थ केयर सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हेल्थ केयर किसी को दी जाती है, तो वो एक मशीन के थ्रू नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। उसके लिए हमें प्रॉपर एम्पैथी और साथ के साथ कॉन्शियसनेस, डिसीजन मेकिंग की पावर, सब कुछ एट द मोमेंट हमें चाहिए रहता है। सो एआई के अंतर्गत क्या है, एआई की स्पेशलिटी ये है कि एआई के अंतर्गत अगर हम किसी टास्क को मल्टीपल टाइम्स वही टास्क परफॉर्म करने के लिए बोल दे तो एआई इजिली कर सकता है। मतलब कि वो ट्रेंड्स को समझ के एक्शंस उठा सकता है, डिसीजन ले सकता है। बट एट द मोमेंट अगर कोई नया टाइप का किस्सा सामने आता है, नया केस सामने आता है, तो उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से रिएक्ट करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो इसलिए एक तरह से, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, एक एग्जांपल को डिस्कस किया गया है इस पूरे एडिटोरियल में, वो है डिलीवरी मेथड। बेसिकली होता क्या है ना कि ड्यूरिंग डिलीवरी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस, हर एक बॉडी का अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होता है। उस हिसाब से डॉक्टर्स जो रहते हैं वो अपनी स्टडी को, अपने डेटा को एनालाइज करके एट द मोमेंट डिसीजंस उठाते हैं। बट अगर इस तरह की एक्टिविटी में हमने एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया, मशीन रिलेटेड डिलीवरी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो विमेन्स की हेल्थ है उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई को हम हेल्थ सेक्टर में ला ही नहीं सकते, कुछ दूसरे भी रोल्स हैं जो एआई परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि ऐसे टास्क परफॉर्म करता है जिसमें नैरो इंटेलिजेंस की जरूरत हो, जैसे कि डिफ्यूजन मॉडल्स एंड ट्रांसफॉर्मर। जैसे कि हो गया कि प्रॉपर जो ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम है उसको चेक कर लिया एआई ने, हॉस्पिटल के किचन की सप्लाई को चेक कर लिया एआई ने, ड्रग प्रोक्योरमेंट को चेक कर लिया, बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरह से मैनेज करना है, इन सब चीजों में हम एआई का यूज कर सकते हैं। साथ के साथ रिकॉर्ड्स को चेक करने में, हिस्ट्री को चेक करने में, इन सब को मेंटेन करने में हम एआई का यूज कर सकते हैं। बट इतने बड़े स्केल्स में ह्यूमन को ऑपरेट करने के लिए ही एआई का यूज करना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। साथ के साथ अगर हम देखें एआई के अंतर्गत किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, वो प्रोसेस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट और इजीली अंडरस्टूड प्रोसेस नहीं है। मतलब कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हिसाब से अपने डिसीजन ले रहा है उसको आप नहीं समझ सकते हो, इसे बोला जाता है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। सो
इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हेल्थ सेक्टर में एक तरह से क्वेश्चन का साइन है, मतलब कि हमें इतना इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं बढ़ाना चाहिए। एक बार फिर सोचने की जरूरत है कि हम किस हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी लाइफ में जगह दे रहे हैं। This was all about this editorial. Then next is good but not enough. इस editorial में basically डिस्कस किया गया है, हमने कल एक स्कीम डिस्कस की थी, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो इंडिया के वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन्हें हम हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस स्कीम को पहले सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पीपल्स को ही प्रोवाइड किया गया था, बट अभी कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है और ज्यादा लोगों को कवर करने के लिए, मतलब कि ऐसे लोग जो 70 साल के ऊपर के हैं उनका विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी डेटा, मतलब कि किस कास्ट से बिलोंग करते, किस इकोनॉमी क्लास से बिलोंग करते, ये सब कुछ कंसीडर नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट उनको बेनिफिशियरी बना दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। लेकिन इस एडिटोरियल में कुछ चैलेंजेस डिस्कस किए गए कि सिर्फ 70 साल के ऊपर के लोगों को स्कीम के अंदर लाना ही, मतलब कि ये एक वेलकम स्टेप तो है बट ये सफिशिएंट नहीं है, हमें और भी इसमें वर्क करने की जरूरत है। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इज लिमिटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि जो हॉस्पिटल में एक्सपेंसेस होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में एक्सपेंस लगते हैं, सिर्फ इस स्कीम के अंतर्गत उन्हीं को बेयर किया जाता है, उन्हीं का हम पैसा देते हैं। इसके अलावा भी कई सारे आउट पेशेंट केयर हो गया, डायग्नोस्टिक्स हो गया या फिर मेडिसिन हो गई, इन सब सेक्टर में पेशेंट का 50 से 60% एक्सपेंस तो इसमें खर्च होता है। सो बेसिकली जो स्कीम आई है वो पेशेंट के इन एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर रही है। सो पहला चैलेंज ये है। दूसरा, अभी हम देखते हैं कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहीं ना कहीं बढ़ गई है, मतलब कि लोग लंबी उम्र तक जी रहे हैं, लेकिन साथ के साथ लोगों के अंतर्गत जो डिसीज आने का वक्त है ना वो भी 70 नहीं है, और पहले लोगों के अंतर्गत देखा जा रहा है कि और पहले की एज से बहुत सारी डिसीज लोगों के अंदर आ रही हैं। अभी हम देख सकते हैं हमारी एज के ग्रुप तो चलो ठीक है सही है, बट हमसे जो बड़े हैं, मतलब कि अप्रोक्स समझ लो 40 ईयर से ऊपर के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बीपी, शुगर, डायबिटीज, इन तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती ही मिलती है। सो वो सारी चीजें तो इसमें कवर होंगी नहीं, क्योंकि हमने एक अम्ब्रेला जो वो प्रोवाइड किया है, कैप प्रोवाइड किया है, वो 70 ईयर्स ऑफ एज की है, उसे और कम करने की जरूरत है। सेकेंड चैलेंज। देन थर्ड वन इज जो PMJAY स्कीम है उसके अंतर्गत ये देखा गया कि कहीं ना कहीं इसका पेनिट्रेशन जो है ये स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स में कम देखने को मिला है, मतलब कि जो रूरल एरियाज हैं, छोटे शहर हैं, उनमें सबको नहीं पता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। सो इसका पेनिट्रेशन, इसकी अवेयरनेस और भी ज्यादा लेवल तक बढ़ाने की जरूरत है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मैंने कल की क्लास, मतलब कि 12 सितंबर के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ये स्कीम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एटलीस्ट उस स्कीम को उस टाइम स्लॉट के अंतर्गत जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए। देन नेक्स्ट इज इट टाइम फॉर इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर के। हम सब देख रहे हैं कि अभी जो ग्रोथ हो रही है ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। हमारी लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन्स का इतना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि जिस टास्क को पहले करने के लिए 10 से 15 लोग इन्वॉल्व होते थे, अब वो टास्क को करने के लिए सिर्फ 1 या 2 लोगों की जरूरत है। सो कहीं ना कहीं जॉबलेस देखने को मिल रहा है, मतलब कि जो मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनके पास जॉब है ही नहीं। स्टिल कंट्री में क्या है, ग्रोथ हो रही है। सो इस टाइप की सिचुएशन को जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है। बेसिकली अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन सबके सामने आ रहा है, काफी लंबे समय से इस चीज पर डिस्कस चल रहा है
कि चूंकि जॉबलेस ग्रोथ किस चीज से ज्यादा वो हो रही है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो इस चीज के प्रोविजन के लिए, मतलब कि अगर ऐसी कंडीशंस प्रिवेल कर रही है, तो क्या हमें लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट देना चाहिए या नहीं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है उससे पहले डिटेल में समझते हैं। इट इज अ यूनिवर्सल एंड कवर्स द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, मतलब कि यूनिवर्सल मतलब सबको अवेलेबल होगी और इसके अंतर्गत हम लोगों की बेसिक नीड्स को कवर करेंगे। अगर बात करें इंडिया की, तो कहीं ना कहीं इंडिया में हम सेमी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फार्मर्स को एक पैसे अमाउंट देते ही है। फॉर एग्जाम्पल 6,000 का अमाउंट हमने सम्मान निधि के तहत उनको फिक्स करके रखा है कि हम साल में आपको 6,000 रुपए देंगे। सिमिलरली कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने विमेन्स के लिए भी फिक्स कर रखा है कि हर महीने उनके अकाउंट में 1,200-1,300 रुपए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाडली बहन योजना ऑफ मध्य प्रदेश, इस तरह की अलग अलग स्कीम। सिमिलर एक स्कीम महाराष्ट्र में भी चलती है जो कि विमेन्स को पैसे ट्रांसफर करने की बात चलती है, लेकिन ये एक तरह की सेमी यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। इसे हम कंप्लीटली यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत सब लोगों को यूनिवर्सली तो नहीं प्रोवाइड हो रही है ना, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही प्रोवाइड हो रही है। लेकिन अभी जो बात चल रही है वो सिर्फ पैसे प्रोवाइड करने से रिलेटेड नहीं है। इसमें डिस्कस किया गया है जो अभी का जॉबलेस है वो सिर्फ एआई के कारण है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। अभी का जॉबलेस कहीं ना कहीं जो है वो डिमांड के कारण है, लैक ऑफ डिमांड। मार्केट में चीजों की डिमांड ही नहीं है उतनी ज्यादा कि उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, लोगों मतलब कि उस चीज को प्रोड्यूस करने में जो भी लोग इन्वॉल्व है, जो लोग एम्प्लॉयड है, कहीं ना कहीं उन्हें हटाना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट से। सो अभी की जो करंट सिचुएशन है ना, वो ये नहीं है कि हमें जो जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिल रही है वो एआई के कारण देखने को मिल रही है, वो है डिमांड के कारण। गवर्नमेंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाकर डिमांड को नहीं बढ़ा सकती है। सो जरूरत है कि हम डिमांड वाले चीज पर ज्यादा फोकस करें, ना कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर फोकस करें। बात करते हैं बजट की। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट में कहीं ना कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, मतलब कि जो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करने के लिए अवेलेबल किया गया है वो बढ़ाया है। लेकिन वो जो पैसा बढ़ा है ना वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए बढ़ाया गया है। मतलब कि दो सेक्टर्स होते हैं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव के अंतर्गत अगर पैसा खर्च किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो लेबर इन्वॉल्व है उनकी इनकम बढ़ने के चांसेस होते हैं, उनकी मतलब कि मार्केट में डिमांड बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव में ऐसा नहीं होता है। सो जरूरत है कि गवर्नमेंट अपने बजट्स के एलोकेशन को भी एक बार चेक करे कि किस चीज में ज्यादा पैसों की जरूरत है। और साथ के साथ ये भी देखा गया है कि इंडिया के जो लेबर फोर्स है उसके अंतर्गत स्किल्स की कमी है। स्किल्स कहाँ से आएंगी? एजुकेशन से, स्किल से। सो जरूरत है कि हम अपने उस सेक्टर में पैसे को इन्वेस्ट करें, बजाय कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करें लोगों के। सो अगर कंक्लूड करें कि हमारे लिए क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक वेलकम स्टेप है, तो नहीं। हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जगह हमें यूनिवर्सल सोशल सेफ्टी देने की जरूरत है। लोगों के अंतर्गत एक सेफ्टी होनी चाहिए, ना कि इनकम होनी चाहिए। उनकी एजुकेशन पर पैसा खर्च होना चाहिए, उनकी स्किलिंग पर पैसा खर्च होना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। Then next is, what does dissolution of SCOS entail? बेसिकली हमने एक कमेटी बनाई थी जिसे बोला गया था मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी के अंतर्गत हमने एक कमेटी बनाई थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, जिसे कुछ टाइम पहले प्रणब सेन के द्वारा ये हेड की जा रही थी, मतलब कि उसके चेयरपर्सन प्रणब सेन जी थे। जो SCOS है ना, ये क्या करती है? सेंसस से रिलेटेड डेटा को, मतलब कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगी, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से सेंसस कंडक्ट होगा, इस टाइप के एडवाइसेस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। लेकिन सामने चीजें क्या आई कि SCOS एक कमेटी बनी हुई है, साथ के साथ हमारे पास एक स्टीयरिंग कमेटी भी थी जो कि यही काम कर रही थी। इसलिए हमने SCOS को
डिसॉल्व कर दिया, मतलब कि अब SCOS काम नहीं करेगी। जो स्टेयरिंग कमेटी है ना, स्टेयरिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स हमने बनाई थी, जो कि गवर्नमेंट को सेम रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगी, वो वर्क करेगी। बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पे ओवरलैप ऑफ वर्क हो रहा था, वही काम SCOS भी कर रही थी, स्टेयरिंग कमेटी भी कर रही थी, इसलिए हमने एक को डिसॉल्व कर दिया ताकि दूसरी कमेटी उस वर्क को और एफिशिएंटली कर सके। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, जस्ट फॉर जनरल डिस्कशन वी डिस्कस दिस। What role does CSTT play in standardizing technical terms? यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है CSTT। CSTT का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। बेसिकली हमने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हम मदर टंग में एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, इंडियन लैंग्वेजेस में, मतलब कि जो एजुकेशन है उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसकी नींव मजबूत करने के लिए हम इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे थे। सो सिमिलरली हमने एक कह सकते हैं बॉडी बनाई जिसे बोला जाता है CSTT, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। इसे हमने 1961 में बनाया था। ये क्या करती है ना, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में बताती है। ये एक ऐसा कमीशन है जो कि ग्लॉसरीज हो गया, जैसे कि हर एक चैप्टर के लास्ट में क्या दी रहती है, ग्लॉसरीज, या फिर वर्ड पावर, मतलब कि किस वर्ड की क्या मीनिंग है, वही काम ये इंस्टीट्यूट करती है, ये कमीशन करती है। वर्ड्स की टेक्निकल टर्म्स को ट्रांसलेट करना, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी लैंग्वेजेस बताई गई हैं उन सब में उनको डिफाइन करने का काम कौन करता है, CSTT। मतलब कि टेक्निकल टर्म्स को स्टैंडर्डाइज करने में CSTT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसे हमने 1961 में बनाया था। ये टेक्निकल टर्म्स को अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करती है। कहीं ना कहीं जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए CSTT भी हमारी मदद करेगी। देन नेक्स्ट इज मणिपुर गवर्नमेंट लिफ्ट्स इंटरनेट बैन पार्शियली इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स। पिछली कल की क्लास में हमने राइट टू इंटरनेट बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। हम सब जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मणिपुर में वायलेंस लाइक सिचुएशन है, ड्रोन अटैक्स या अलग अलग इस तरह की कंडीशंस देखने को मिल रही है। उसके चलते वहां की गवर्नमेंट ने इंटरनेट को बैन कर दिया था, बट धीरे धीरे उस इंटरनेट के बैन को लिफ्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। नेक्स्ट इज health insurance for people age 70 and above to be rolled out in a week officially, already discussed। आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम 70 साल से ऊपर के लोगों को इस स्कीम के एम्बिट में ला रहे हैं। इससे पहले एक पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया जाएगा, फिर पूरे पैन इंडिया लेवल पर स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रू 4.8% इन जुलाई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को समझना। इस न्यूज में बताया गया है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रू कर रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है 4.8% से। इसके लिए हम एक इंडेक्स जारी करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि हर महीने जारी की जाती है। 8 कोर सेक्टर्स देखी गए इकोनॉमी में जो कि 40% से ज्यादा अपना होल्ड रखते हैं। सो इन 8 सेक्टर्स में देखा जाता है कि कौन कौन सा जो सेक्टर है वो कितना ग्रो कर रहा है। उस हिसाब से इकोनॉमी के प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी या नहीं ग्रो करेगी, या किस रेट से ग्रो करेगी। इस तरह के प्रेडिक्शंस के लिए हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालते हैं। It is an indicator that measures the changes in the volume of production of industrial products during a given period। बेसिकली हम ये पीरियड कितना, 1 मंथ का रखते हैं कि पिछले साल क्या था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इस साल क्या है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके लिए हमने बेस ईयर बना रखा है 2011-12। इसे जो पब्लिश करती है, कंपाइल करती है, वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मॉस्पी के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये एक मतलब कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसे हम अपनी पॉलिसी फॉर्मिंग में यूज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 8 सेक्टर्स को
8 सेक्टर्स के प्रोडक्शन को कंसीडर किया जाता है जो कि इकोनॉमी में 14.27 से भी ज्यादा अपना वेटेज रखते हैं। वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। दिस वाज ऑल अबाउट द आईआईपी। हमें याद रखना है आईआईपी कौन निकालता है। सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आती है, वो पब्लिश करती है। इसका बेस ईयर है 2011 एंड 2012। हर मंथ ये हमें मिलता है। इसके अंतर्गत 8 कोर सेक्टर्स को वेटेज दिया गया है जो कि इकोनॉमी में 40% से भी ज्यादा अपना वेटेज रखते हैं। अब बात करते हैं प्रीलिम्स रिवीजन की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स को अपॉइंट किया है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट का कोई भी केस होता है ना, सो गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए पर्सन रहता है जो जिसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अकेले ही तो सारे काम नहीं करेगा ना, उसे असिस्ट करने के लिए हमने कुछ लोग प्रोवाइड करते हैं, लीगल ऑफिसर्स प्रोवाइड करते हैं जिन्हें बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उन्हीं को असिस्ट करने के लिए हमने 6 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स को अपॉइंट किया है। ये बेसिकली गवर्नमेंट और यूनियन को लीगल मैटर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सामने आते हैं। इन्हें एक कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जिसके हेड रहते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगर इनके स्टेटस की बात की जाए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने मेंशन कर रखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं ना, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि हमने उसे एक्ट के थ्रू सामने लाया है। लॉ ऑफिसर्स रूल्स 1987 के अंतर्गत हम सॉलिसिटर जनरल्स को अपॉइंट करते हैं और उनके वर्किंग को कंडक्ट करवाते हैं। This was about additional solicitor general. Then financial action task force. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट रिलीज करने वाला है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली 3 मैटर से डील करता है। जब इसे फॉर्म किया गया था ना 1989 में, तब इसका काम सिर्फ एक था, वो था मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना। लेकिन धीरे धीरे इसको 3 और 2 नए काम और भी दिए गए, जैसे कि जब 2011 में 9/11 वाला अटैक हुआ था, उस टाइम पे हमने देखा कि टेररिज्म एक्टिविटीज बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर टेररिज्म एक्टिविटी के बढ़ते हुए चीजों को एनालाइज करने के लिए हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे प्रोवाइड की? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी चेक करने के लिए हमने FATF को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ऐसे वेपन्स जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हो गया न्यूक्लियर, या फिर अभी हमने रिसेंटली एक पैथोजन भी देखा था कोविड-19, उसने भी क्या किया? मास डिस्ट्रक्शन किया। इन सबको चेकआउट करने के लिए हमने FATF बनाई है। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में बनी थी। इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया को पहले 2010 में इसकी मेंबरशिप प्रोवाइड की गई है। अगर बात करें, इंडिया ने पहले एज अ ऑब्जर्वर स्टेट 2006 में ज्वाइन किया था, फिर उसे 2010 में फुल मेंबर बना दिया गया। FATF बेसिकली 2 लिस्ट पास करते हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंतर्गत ऐसे कंट्रीज को रखा जाता है जिन्हें सिर्फ वार्निंग इशू की जाती है कि आपकी कंट्री कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के इलीगल केसेस में इन्वॉल्व है। सो उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है और वार्निंग की जाती है कि आप हमारे साथ कॉपरेट करिए इस चीज को ठीक करने में। लेकिन कोई कंट्री अगर कॉपरेट नहीं करती है और वार्निंग पर भी काम नहीं कर रही है, कंटिन्यूअसली वहां से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है, सो उन केसेस को FATF ब्लैक लिस्ट में रख देती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस FATF और करेंटली इसके 40 मेंबर्स हैं। कई सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को इसके अंतर्गत ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, IMF हो गया, इंटरपोल हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये सारे ऑब्जर्वर स्टेटस के अंतर्गत आती हैं। देन नेक्स्ट, राइट टू प्रोटेस्ट। अभी हम
राइट टू प्रोटेस्ट को अगर देखें तो राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। हमारे पास जैसे कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो उस एक्सप्रेशन का वे एक प्रोटेस्ट भी हो सकता है। सो राइट टू प्रोटेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, प्रोटेस्ट करना आपका लीगल राइट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक इज नॉट फंडामेंटल राइट, इट इज एन लीगल राइट। लीगली अगर कोई कंपनी के लेबर्स सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके पास लीगल प्रोविजन रहता है कि वो स्ट्राइक पर जा सकते हैं, लेकिन राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता है। इस चीज को खास ध्यान रखें। साथ के साथ राइट टू प्रोटेस्ट के दौरान कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 के अंतर्गत बताए जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी और मोरालिटी। ये सारी चीजें ड्यूरिंग प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एक एम्बिट दिया गया है जिसके अंतर्गत रहकर ही आप राइट टू प्रोटेस्ट अपना कर सकते हो। रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी 2012 का केस है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट है अपने पीसफुल प्रोटेस्ट को कंडक्ट करने का। इस चीज को किसी भी आर्बिट्रेरी या एग्जीक्यूटिव पावर के द्वारा नहीं लिया जा सकता है, पहला केस। दूसरा, शाहीन बाग प्रोटेस्ट 2019, इस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा सकता है। साथ के साथ इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि सिविलियंस को पब्लिक स्पेसेस को इस तरह से या पब्लिक वेज को मतलब कि उन पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल रूटीन है, वो प्रॉपर कंडक्ट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। रिसेंटली गोवा में एक मोलेम नेशनल पार्क है जिसके अंतर्गत डिफॉरेस्टेशन को लेकर के परमिशन दे दी गई है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को हमने 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनाया था। ये एक बोर्ड है जो कि हमारे नेशनल पार्क्स को गवर्न करता है, मैनेज करता है। उसके इस एरियाज हो गए, सबको नोटिफाई करना, कितना एरिया नेशनल पार्क के अंतर्गत आएगा, इन सब चीजों को बताने का काम कौन करता है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमने 1972 में बनाया था। देन नेक्स्ट इज तियानवेन 3। तियानवेन 3 जो है वो एक चाइना का मिशन है जो कि मार्स के ऊपर वर्क करेगा। इस मिशन का काम क्या है? मार्स में जाना और मार्स से कुछ लेकर वापस आना, मतलब कि सैंपल रिटर्न मिशन है ये। बेसिकली अभी जो इस न्यूज में डिस्कस किया गया है वो है प्लैनेटरी प्रोटेक्शन को लेकर के। हम सब जानते हैं, मान लो कोई हमारा स्पेस शिप जाएगी मार्स में, वहां से सैंपल लेकर वापस आएगी, तो कहीं ना कहीं उस स्पेस के साथ क्या आएंगे? माइक्रोब्स आएंगे, कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाएंगे, कुछ ना कुछ तो वापस इंडिया में आएगा। सो इस तरह से क्या हो सकता है, उन माइक्रोब्स का अर्थ में इंट्रोडक्शन की वजह से, मतलब कि अगर वो अर्थ में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अर्थ को इस चीज से खतरा हो सकता है। हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारा इकोसिस्टम, उन सब पर उन माइक्रोब्स का क्या असर पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। तो इस चीज के प्रोटेक्शन के लिए हम एक मैकेनिज्म अपनाते हैं कि जब कोई भी शिप दूसरे किसी ग्रह में जाकर वापस आती है तो हम पहले उन शिप्स को 3 दिनों तक 120 डिग्री सेल्सियस पर कंटिन्यू हीटअप करते हैं, उसके बाद ही उसे हम अपने नॉर्मल उसमें लाते हैं। सो ये एक तरह का एक प्लैनेटरी प्रोटेक्शन है जो कि रिसेंटली अभी देखने को मिलेगा तियानवेन 3 मिशन में, जो कि एक मार्स सैंपल रिटर्न मिशन है। इसके अंतर्गत ये प्रोविजन डिस्कस किया गया है। देन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। रिसेंटली श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी को द वर्ल्ड इंटरनेशनल क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं जो कि डेवलपमेंट में, कल्चर को प्रमोट करने में, वहाँ की जो प्रॉपर एक आइडेंटिटी रहती है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। उन सबको चेरिश करने के लिए उस सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। इंडिया में अभी तक 3 वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर की गई हैं, जयपुर,
मल्लापुरम, मैसूर, और चौथी जो है वो श्रीनगर, जिसे अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया। देन युद्धाभ्यास, अभी इंडिया और यूएसए की मिलिट्री युद्धाभ्यास जो है वो इंडिया और यूएसए की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसे अभी राजस्थान में कंडक्ट करवाया गया। बेसिकली इस तरह की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस दो अलग अलग कंट्रीज के लोगों को आपस में कोऑपरेट करने के लिए, और जब ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पर दोनों कंट्रीज आपस में उस सिचुएशन को टैकल करें, तो उस समय एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाती है। सो रिसेंटली इंडिया और यूएसए ने युद्ध अभ्यास को कंडक्ट करवाया है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए एग्जैक्ट आईएएस को ज्वाइन करिए।